गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंडर लप्लासी और लाप्लास का नियम क्या है। लप्लासी और लाप्लास ने जो नियम दिया था, इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो किसी यौगिक होते हैं, कोई यौगिक है, उसके तत्वों को विघटित करने के लिए जो आवश्यक उष्मा यौगिक के उसके तत्व बनने पर उत्सर्जित हुई उष्मा के बराबर होती है। यानी किसी तत्व है, कोई एक तत्व है, एक सब्सटेंस है, ये आपका ग्रेफाइट है। इस ग्रेफाइट के हम ऑक्सीजन गैस के साथ, ये सॉलिड है, इसकी हम ऑक्सीजन O2 जो गैस है, इससे हम रिएक्शन कराते हैं। ये ग्रेफाइट है, आपका ग्रेफाइट है। तो ये रिएक्शन कराने के बाद इन्होंने बताया कि किसी यौगिक को उसके तत्वों में विघटित करने के लिए आवश्यक उष्मा यौगिक के उस तत्व के बनने पर जो उत्सर्जित हुई उष्मा है, उसके बराबर होती है। यानी कि यहां पर जो ये रिएक्शन होगा, यानी कि एक रिएक्शन हमने ये किया कि कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और इसमें जो है क्या हुआ, डेल्टा H इक्वल टू जो उष्मा निकली इसमें से, वो उष्मा निकली आपकी कितना, 94 कैलोरी। इसमें से कितना उष्मा निकल गई, गैस कितना निकल गई, इसमें डेल्टा H इक्वल टू 94.0 कैलोरी उष्मा निकल इसमें से। यह 25 अंश सेल्सियस पर हुआ। ये रिएक्शन हमने 25 अंश सेल्सियस पर का है। चलिए ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को उसके पहले वाले तत्व में विघटित करने के लिए, विघटित करने के लिए हम ये भी 25 अंश सेल्सियस पर, तो इसमें क्या होगा, कार्बन सॉलिड स्टेट में, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2, और इसके साथ साथ डेल्टा H इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, ये प्लस 94 कैलोरी उष्मा। ये सेम टेम्परेचर पर हम करा रहे हैं, 25 अंश सेल्सियस पर। तो इसमें क्या होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार, इनके अनुसार, कहने का मतलब ये है, लप्लासी और लाप्लास के अनुसार, इनके नियमानुसार, इनके नियमानुसार डेफिनेशन निकाल लीजिए, एकदम यहीं से निकल करके आ जाएगी। क्या होगी डेफिनेशन, किसी यौगिक को उसके तत्वों में विघटित करने, किसी यौगिक को उसके तत्वों में विघटित करने के लिए आवश्यक उष्मा, करने के लिए आवश्यक उष्मा
आवश्यक उष्मा यौगिक के उसके तत्व के बनने, यौगिक के उसके तत्व बनने, यानी पहले हमने क्या किया कि दो तत्व लिया, इन दोनों तत्वों से क्या किया, हमने एक यौगिक तैयार किया। इस यौगिक से फिर इस तत्व को बनने में क्या होगी, यौगिक के उसके तत्व बनने पर उत्सर्जित हुई, बनने पर उत्सर्जित उत्सर्जित हुई उष्मा के बराबर होती है। यानी कि जितना उष्मा यहां पर उष्मा, उतनी ही उष्मा इधर भी, दोनों से। यही है लब्बासिया और लाप्लास का नियम। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वतः परिवर्तन क्या है और स्वतः अपरिवर्तन क्या है। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब आगे बात कर लेते हैं इसके स्वतः परिवर्तन। स्वतः परिवर्तन, स्वतः परिवर्तन के विषय में बात करें अगर हम, स्वतः परिवर्तित परिवर्तन, स्वतः परिवर्तित परिवर्तन, स्वतः परिवर्तित परिवर्तन क्या है, मतलब ऐसा परिवर्तन जो आप स्वाभाविक, जो अपने आप प्रवृत्ति में हो जाए, उसे हम स्वतः परिवर्तन कहेंगे। मतलब जो अपने आप से हो जा रहा है, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा परिवर्तन स्वतः परिवर्तन कहलाता है। जैसे एक है आपका H2, एक है आपका O2। इस H2 और A2 ये दोनों गैस फॉर्म में है। किसमें है, गैसीय फॉर्म में है। इससे बन गया क्या बन गया, इससे बन गया पानी। जो है लिक्विड फॉर्म में। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये अपने आप हुआ है। यहां पर 2H2 कर दीजिए, ठीक है। यानी कि वह अभिक्रिया जो स्वाभाविक रूप से अपने आप, जो ऐसे परिवर्तन जो अपने आप हो जाते हो, ऐसी रिएक्शन, ऐसे परिवर्तन जो अपने आप स्वाभाविक होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम स्वतः परिवर्तित परिवर्तन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस चेंज कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, स्वतः परिवर्तित परिवर्तन कहते हैं। बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन की। तो जिन परिवर्तनों में अपने आप क्या होता है, जिन परिवर्तनों में अपने आप स्वतः क्या होता है, स्वाभाविक, जिन परिवर्तनों में अपने आप स्वाभाविक होने की, स्वतः, ठीक है, स्वाभाविक लिख देते हैं और बेस्ट वर्ड हो जाएगा, स्वाभाविक
होने की प्रवृत्ति होती है स्वतः परिवर्तित परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वतः परिवर्तित परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल, ये आपका उदाहरण है। अब स्वतः अपरिवर्तित परिवर्तन किसे कहते हैं? स्वतः, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, स्वतः अपरिवर्तित परिवर्तन। स्वतः अपरिवर्तित परिवर्तन क्या है बच्चा? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज किसे कहेंगे? मतलब ऐसा परिवर्तन जिन परिवर्तनों में को अपने आप होने की प्रवृत्ति, अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, उसे हम स्वतः अपरिवर्तित परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल हम ठीक कर ले लेते हैं। जैसे 2H2O ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इस H2O को जब हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तब ये जो है 2H2 और O2 बनता है। मतलब अपने आप नहीं होता है। यह अभिक्रिया जो है, यह रिएक्शन, यह जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन अपने आप होता है, अपने आप होता है। लेकिन यह रिएक्शन जो है, यह रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। यह रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। मतलब ऐसे समझो ना यार कि जैसे कोई काम है, जैसे कोई काम है, उस काम को करने के लिए दो व्यक्ति हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे दो बेटे हैं या आपके दो बेटे हैं। यदि आपके दो बेटे हैं और उन दोनों बेटों में फर्क इतना है कि एक को आप कहते हो कि पानी ला करके दो, तब वो ला करके देता है, और एक पुत्र ऐसा है कि बगैर कहे हुए वो आपको पानी ला करके देता है। ये रिएक्शन भी ठीक उसी तरीके से है। मतलब जो अपने आप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वतः परिवर्तित कहते हैं। और जो अपने आप नहीं होता है, जिसे हमें कराना पड़ता है, आपने बोला ना भी कि बेटा पानी लेके आ, तो पानी लेके आएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं लाएगा। अब कुछ ये है कि जिसे लगेगा उसे कि पिताजी को प्यास लगी है तो पानी ला करके दे देगा, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन अब हम दे देंगे, क्या दे देंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज की ऐसे परिवर्तन जिन परिवर्तन को अपने आप होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसे परिवर्तन जिसकी अपने
आप होने की प्रवृत्ति नहीं होती है, स्वतः अपरिवर्तित, स्वतः अपरिवर्तित, अपरिवर्तित परिवर्तन कहलाता है। हेलो, क्या कहलाता है? ये स्वयं से नहीं होता, इसे कराना पड़ता है। ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन स्वयं हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है? देखो, किसी निकाय के एंट्रोपी उसकी एंथैल्पी के ही सदृश लक्षणों को प्रदर्शित करती है। एंट्रोपी एक निकाय की अवस्था फलन है, निकाय का ही एक अवस्था फलन है। यानी कि कहने का मतलब यह है, यदि कोई निकाय की प्रारंभिक अवस्था A है और उसकी अंतिम अवस्था B है, तो इसमें उसकी एंट्रोपी में परिवर्तन जो होगा वह होगा डेल्टा S इज इक्वल टू S अंतिम माइनस S अंतिम माइनस S प्रारंभिक। ओके, इसमें यस प्रारंभिक और यस अंतिम जो है ये क्या है? ये यस प्रारंभिक और यस अंतिम जो है यह है आपके क्या है? निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं की एंट्रोपी है। यानी कि जो अंतिम एंट्रोपी होगी उसमें से माइनस करेंगे इसको, प्रारंभिक एंट्रोपी को, तो हमें एंट्रोपी का पता चल जाएगा कि इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, मतलब कितना परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो कि अब कितना परिवर्तन, जैसे मिसाल के तौर पर आप हैं, आपका वजन 2022 में था 20 केजी। कितना था? 20 केजी था। 20 केजी ज्यादा हल्का हो जाता है ना। चलो मान लेते हैं कि आपका वजन 60 केजी था 2022 में। 2024 आया जब, क्या आया? 2024 आया। तो 2024 में यानी कि आज के दिन आपका वजन है 65 केजी। कितना है? 5 केजी। तो आपके वेट में कितना परिवर्तन हुआ, इस बात का पता लगाने के लिए हमें इस वेट में से इस वेट को तो माइनस करना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा कि कितना परिवर्तन हुआ, है ना। तो यही बातें कुल मिला जुला करके इसमें भी हैं, एंट्रोपी में भी हैं। इसमें डेल्टा एस में कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी कि डेल्टा एस जो है नेगेटिव मान यह प्रदर्शित करता है कि इसका मान घट गया है, और डेल्टा एस का पॉजिटिव मान, अगर ये जो है
डेल्टा एस किस में हो, नेगेटिव में हो, या डेल्टा एस पॉजिटिव में हो, है ना, दोनों कंडीशन हो। यदि पॉजिटिव में है तो क्या है, बढ़ा है, यदि जो है माइनस में नेगेटिव में है तो घटा है। मतलब अगर आप जो है, मैंने कहा ना कि 2022 में आप 60 केजी के थे, अगर 2024 आते आते आप जो है 55 केजी के हो गए, तब तो आपका घटा है ना वजन। लेकिन अगर आप 2024 आते आते इन 2 वर्षों में आपका वजन 65 केजी हो गया 60 से, तो ये क्या है, वजन तो बढ़ा है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ लीजिए बात को, ठीक है। तो एंट्रोपी का में कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात हमें समझना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा आप लोग, है ना।